अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्तियाँ ऑनलाइन। बचपन में ईद के दिन जब हमें ईद इकट्ठी हो जाती थी तो हम फौरन दुकानों की तरफ भागते थे। सबसे पहले मैं गहरे रंग की चॉकलेट्स खरीदता था क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद थी और मुझे ये भी पता था कि गहरे रंग की चॉकलेट्स हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मैं जब भी दुकान पर जाता एक अंकल खड़े होते और वो मुझे पूछते बेटा कैसे आए हो, तो मैं उनको अपने पैसे देता और उनको कहता कि मुझे चॉकलेट्स लेनी है। वो मुझे चॉकलेट्स देते और बाकी पैसे वापस कर देते। मैं उनको बहुत याद करता हूँ क्योंकि जब भी मैं गहरे रंग की चॉकलेट देखता हूँ तो वो अंकल मुझे याद आ जाते हैं। फिर मैं रिसालों की दुकान पर जाता था और वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के रिसाले खरीदता था। वहाँ पर भी एक टोपी वाले अंकल मौजूद होते थे जो कि मुझे मुख्तलिफ रिसाले देते थे, बच्चों के अखबार देते थे, बच्चों के रिसाले देते थे और मैं उनको पैसे देता था और वो पैसे मुझे वापस कर देते थे। तो जब भी हम किसी दुकान पर जाते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी बहन के लिए चूड़ियाँ भी खरीदनी होती थी और मैं चूड़ियों की दुकान पर जाता था। लेकिन मैं आज गौर करता हूँ कि जब भी हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर एक दुकानदार खड़ा होता है। वो अंकल भी हो सकते हैं, वो आंटी भी हो सकती हैं और वो हमसे डील करते हैं, वो हमसे बातचीत करते हैं और हमें चीज़ मुहैया करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये चूड़ियाँ उन तक कैसे आईं। पीछे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, बैकग्राउंड में जितनी चीज़ें हो रही हैं वो हमें मालूम नहीं होती। हमारा इंटरेक्शन सिर्फ दुकानदार से होता है। इसी तरीके से जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर्स में एक चीज़ आती है जिसे यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। आप अपने मोबाइल को देखते हैं, आप अपने लैपटॉप को देखते हैं, टच स्क्रीन्स को देखते हैं, टैबलेट्स को देखते हैं, तो वहाँ पर हर सॉफ्टवेयर के शुरू में आपको एक यूज़र इंटरफेस नज़र आता है। विंडोज़ का भी यूज़र इंटरफेस है और गेम का भी यूज़र इंटरफेस है जिसे आप क्लिक करते हैं, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ आप अपना डेटा भी देते हैं। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के यूज़र इंटरफेस दिखा रहा हूँ और अच्छी गेम्स में यूज़र इंटरफेस मौजूद होते हैं क्योंकि वो किसी भी गेम को खेलने के लिए आसानी देते हैं। तो हमें यूज़र इंटरफेस बनाने होंगे अपने प्रोग्राम्स के और उसको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको यूज़र इंटरफेस की एक लेआउट बनानी होगी। आपको उसे डिज़ाइन करना होगा कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पर रखनी है, किस चीज़ को यूज़र आकर इस गेम में क्लिक करेगा, किस बटन को दबाएगा, कहाँ से आवाज़ आएगी। ये सारी चीज़ें आपने प्लानिंग और डिज़ाइनिंग के फेज़ में तय कर लेनी है क्योंकि हम अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग की तरफ। तो जब मैं दुकान में जाता हूँ और अंकल को कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम अंकल, तो ये एक इवेंट था और इस इवेंट के पीछे अंकल मुझे कहते वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि एक इवेंट होगा और उसके पीछे पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका प्रोसेस होगा और जब हम किसी भी यूज़र इंटरफेस को क्लिक करते हैं, दबाते हैं, तो हम एक इवेंट जनरेट करते हैं। हम किसी बटन को दबाते हैं विंडोज़ के, तो हम एक इवेंट जनरेट करते हैं और विंडोज़ का एक प्रोग्राम उसके पीछे एग्जीक्यूट होता है जो कि कोई वीडियो रिकॉर्डर खोल देता है, कोई फाइल खोल देता है, कोई आवाज़ चला देता है, कोई गेम शुरू कर देता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी लूप दिखा रहा हूँ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग की। बस मैं आपको कहता हूँ कि इस बटन को क्लिक करें तो म्यूज़िक बजेगा। आपने जैसे इसको क्लिक किया तो एक इवेंट जनरेट हुआ और ये आपका यूज़र इंटरफेस है, ये बटन। तो ये आपके साथ यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और यूज़र ने जैसे इसको क्लिक किया तो एक इवेंट जनरेट हुआ और उस इवेंट के पीछे आपने स्क्रैच में, ये क्योंकि जावास्क्रिप्ट की एग्जाम्पल ली गई है तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा गया है, लेकिन स्क्रैच में आपने कोड लिखा हुआ है कि आपने म्यूज़िक को प्ले कर देना है, आपने किसी साउंड को प्ले कर देना और वो साउंड प्ले होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग काम करती है। ये बताना ज़रूरी है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ मरहले होते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि मेरे इस सॉफ्टवेयर की या मेरी इस गेम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसको क्या चीज़ें इनपुट मिलेंगी और ये क्या चीज़ मुझे आउटपुट में देगा। तो आपने ये सारी चीज़ें पेपर पर लिखनी है ताकि आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चले। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पूरे के पूरे फाइल्स बनाई जाती हैं, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स की। जो कस्टमर आपको कह रहा है और जो आपने उसको देना है उसकी रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है। उसके बाद आप डिज़ाइन फेज़ में जाते हैं और आप अपने सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, उसको कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी,
किसने क्या काम करना है, वो सारा का सारा मैप, और उसमें कौन कौन सी टीम्स हिस्सा लेंगी, वो कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस बैठे हुए हैं, तो वो सारा का सारा आप डिज़ाइन करते हैं कौन कितना काम करेगा, और फिर आप इम्प्लीमेंटेशन फेज़ की तरफ जाते हैं जहां आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके पीछे डेटाबेसेस बनाते हैं, आपने देखना है कि आपका प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है, फिर आप टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग के फेज में जाते हैं जहां पर आप उस प्रोग्राम का एक डेमो चलाते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं और उसको डीबग करते हैं, उसमें से एरर्स निकालते हैं, देखते हैं कि इसमें टेस्टिंग में क्या क्या मसले आ रहे हैं। जब वो प्रोग्राम वेरीफाई हो जाता है तो आप उसको लॉन्च कर देते हैं, और लॉन्च करने के बाद भी आपने उसकी मेंटेनेंस करनी है और उसमें इंप्रूवमेंट करनी है। मेंटेनेंस का मतलब यह है कि अगर किसी कस्टमर ने कहा कि उसके प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने उस प्रोग्राम को ठीक करना है, और इम्प्रूवमेंट ये कि आपको कस्टमर फीडबैक आएगी कि इस प्रोग्राम में ये फीचर्स भी होने चाहिए, ये फीचर्स भी होने चाहिए, तो आप उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। आपने इसको देखना भी है और अगली गेम इसकी बेसिस पर डिज़ाइन करने की कोशिश भी करनी है। और जब हम डिज़ाइन फेज में जाते हैं तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। फ्लो चार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई फ्लो चार्ट सोचे होंगे लेकिन पेपर पर नहीं बनाए होंगे, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि फ्लो चार्ट में आप स्टार्ट करते हैं, फिर आप स्टेप्स लिखते हैं, और अगर डिसीजन आए तो उसमें दो ब्रांचेस निकलती हैं, यस और नो। अगर डिसीजन यस हो गया तो आप आगे चले जाएंगे, और नो हुआ तो आप वापस स्टेप 1 पर आ जाएंगे, और आप इसको अल्टर भी कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन के ब्लॉक कि इनपुट एक होगी और उसकी आउटपुट दो होंगी, यस और नो की फॉर्म में, और इसी तरीके से लूप्स भी आपकी काम कर रही होंगी। तो मैं इसी शॉप का आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं कि आप अगर कहें आपने इस शॉप से कुछ चीज़ खरीदनी है तो उसका एल्गोरिदम क्या होगा। आइटम सेलेक्ट किया और आपने आंटी से पूछा कि आंटी मैंने ये चीज़ लेनी है, तो सबसे पहले वो क्या कहेंगी, वो देखेंगे कि क्या ये चीज़ मौजूद है स्टॉक में या नहीं। अगर तो वो स्टॉक में मौजूद नहीं है तो वो आपको कहेंगी नो बेटा, ये चीज़ स्टॉक में मौजूद नहीं है, आप किसी और शॉप में चले जाएं, तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्टॉक में मौजूद है तो वो आपको कहेंगे कि हाँ ये मौजूद है, इसके इतने पैसे हैं, इसके ये फीचर्स हैं, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताएंगी और उसके बाद आपको उसका बिल बताएंगे, और आपने जब वो पैसे पे करने हैं तो आप वापस आ जाएंगे। इस चीज़ को यहाँ पर एक एल्गोरिदम के तौर पर शो किया गया। आप इस एल्गोरिदम को थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक कस्टमर परचेज का एल्गोरिदम है जो कि मैंने आपको बताया, और अब आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं, इसको स्क्रैच में बना सकते हैं। इसी तरीके से एक और एल्गोरिदम है जिसमें एक स्कूल में बच्चों को एडमिशन का क्राइटेरिया एक एल्गोरिदम से डिसाइड किया गया है कि जब आपके सब्जेक्ट के नंबर, आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आपने अपने एक सब्जेक्ट के नंबर डालने, वो सॉफ्टवेयर आपसे इनपुट मांगेगा, उसके बाद वो उन नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद 1000 में वो आगे कंडीशन लगाएगा कि क्या आपके नंबर 800 से ज़्यादा है या कम है। अगर तो आपके नंबर 800 से कम है तो आपको शायद एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर आपके नंबर 800 से ज़्यादा हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर होमवर्क का एक एल्गोरिदम दिखा रहा हूँ क्योंकि होमवर्क देने का हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा शौक है और उसकी वजह हम नामालूम है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है तो आपने सबसे पहले डिसीजन करना है कि क्या आपको ज़्यादा होमवर्क मिला है। अगर आपने कहा नो तो इसका मतलब है कि आप सही नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारे स्कूलों में हो नहीं सकता कि आपको होमवर्क ना मिला हो। और अगर यस है तो आपने ये सोचना है कि क्या आपको ये होमवर्क कल जमा कराना है। अगर इसको कल जमा कराना है तो अभी होमवर्क करना शुरू कर दें, और अगर इसको कल जमा नहीं कराना तो ठीक है, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलें, मोबाइल का यहाँ पर जिक्र किया गया, फेसबुक का जिक्र किया, आप गेम्स करें और फिर दोबारा देखें कि अब क्या आपको ये होमवर्क अगले दिन जमा कराना है। तो जब तक अगला दिन नहीं आएगा आप अपने होमवर्क को संभाल कर रखें, लेकिन इस एल्गोरिदम पर ज़्यादा काम नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर ये फ्लो चार्ट आपको ये बताएगा कि क्या ये बच्चा जिसने अपनी एज एंटर किया है, क्या ये बच्चा है, क्या ये टीनेजर है या अडल्ट है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ फ्लो चार्ट आपको आसानी देते हैं किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक बनाने में, उसकी सीक्वेंसिंग करने में और उसको आसानी से कोड करने में। तो आप फ्लो चार्ट्स ज़रूर बनाएं, छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बनाएं और उनको प्रोग्राम में कन्वर्ट करके भी देखें। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा असूल यह है कि आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, सब प्रॉब्लम्स में बना लेते हैं, क्योंकि अपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसके बाद वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पर आप काम शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस कराची में है, एक लाहौर में है, एक पेशावर में है, एक कोयटा में है, तो आपने बड़े प्रोजेक्ट को, आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है किसी कंपनी की तरफ से, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है और उन अलग अलग टीम्स को दे देना है, और वो अलग अलग टीमें उनको बनाएंगी
और उसके बाद उनकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसके बाद उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से जब भी हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो उनको छोटे छोटे हिस्सों में हमने तोड़ना है। आप अपने प्रोग्राम को भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक गेम बनवाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें हमने फ्रूट को काटना है। तो हमने फ्रूट को कैसे काटना है, क्योंकि मैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कराटे सीख चुका हूँ और उम्मीद है कि आप भी मेरे जैसे कराटे सीख ही लेंगे फ़ौरन। तो आपने अपने हाथों से इस फ्रूट को तोड़ना है, इसको काटना है और ये गेम हमने बनानी है। तो हम जैसे ही फ्रूट आएगा सामने हम करेंगे या, और वो फ्रूट दो हिस्सों में टूट जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें फ्रूट लेने पड़ेंगे और उन फ्रूट के दो वर्जन लेने पड़ेंगे, एक सही सलामत फ्रूट और एक कटा हुआ फ्रूट, और साथ साथ हमें बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा। तो जब आपने सही फ्रूट को काटा तो वो दो हिस्सों में चला जाएगा, दो हिस्सों में बट जाएगा। तो मेरे पास जो पहला हिस्सा होगा इस प्रोग्राम का वो ये होगा कि मैंने दो इमेजेस डिज़ाइन कर दे हैं। पहला होगा पूरे फ्रूट का, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो वाटरमेलन हो, तरबूज हो, कोई और आम हो, कोई भी फ्रूट हो, तो उसको पूरा हमने डिज़ाइन करना है। और फिर एक उसका आधा हिस्सा हमने उसको बीच में से काटा हुआ दिखाना है, ताकि हम पहले पूरा हिस्सा दिखाएं और जैसे आप करें या तो वो हमें कटा हुआ फ्रूट नज़र आ जाए। और दूसरा हिस्सा है कराटे मास्टर जो कि आप हैं, लेकिन आप कैसे उस फ्रूट को काटेंगे उसके लिए आपको कैमरे की ज़रूरत होगी। अगर आपका कैमरा काम नहीं कर रहा तो आप आवाज़ से भी ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैमरे का इस्तेमाल करूँगा और कैमरे से उस फ्रूट के पास जाकर मैं उसे काटने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो फेज़ होगा जो मैंने डिज़ाइन किया पेपर पर वो इनिशियलाइजेशन होगा, और शुरू की जो स्क्रीन होगी जो यूज़र इंटरफेस उसमें आपको एक फ्रूट नज़र आएगा और कैमरे में मैं नज़र आऊँगा जो कि उसके पीछे ताइक्वांडो मास्टर खड़ा होगा जिसने फ्रूट को काटना है। और अगली स्क्रीन में मैं एक एक्शन करूँगा, उस फ्रूट को अगर मेरा हाथ टच करेगा तो वो फ्रूट दो हिस्सों में हो जाएगा, और इसके लिए मुझे मोशन को और फ्रूट कटिंग को उसकी इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम करना होगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को बनाकर देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद आप ताइक्वांडो मास्टर बनने जा रहे हैं।